Good morning, students. Students, as in our previous lecture, we have discussed about the shifting of budget line. Okay, budget line shifts when the income of the consumer changes. Okay, income increase होगी तो budget line rightward shift हो जाएगी. That means purchasing power increase हो जाएगी. वो ज़्यादा units दोनों commodities की खरीद सकता है. ठीक है, the combination will be changed. Okay, more units of both the commodities can be parallelly purchased. Okay, दैट इज़ द एंड वाइस वर्सा. अगर इनकम डिक्रीज होती है, रिड्यूस होती है, तो दोनों ही की कंजम्पशन कम कर देगा. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. सो ये शिफ्टिंग था, या तो राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है ना. बजट लाइन कैन ऑल्सो रोटेट. ओके, बजट लाइन रोटेट भी हो सकती है. सो रोटेट कब होता है? रोटेट होता है प्राइस में चेंज होने की वजह से. ओके, so we are taking two goods, good X and good Y. Okay, so if the price of if the price of one good, say good X, decreases. Okay, if the price of see, first case is saying that when the price of good X, px means the price of good X falls. Okay, so जब commodity X का price decrease हो जाएगा, that means वो सस्ती हो गई है. ठीक है, तो in that case more units of good X can be purchased in the same amount. Okay, 50 रुपये में पहले सपोज 1 किलोग्राम्स ऑफ एप्पल खरीद पाते थे. ठीक है, अब अगर सस्ता हो गया है तो हम मोर देन 1 किलोग्राम्स भी खरीद सकते हैं. सपोज 30 रुपीज़ पर केजी हो गया है तो मोर देन 1 किलोग्राम हम एप्पल खरीद सकते हैं, कितनी भी क्वांटिटी जो दूसरी कमोडिटी की हम ले रहे हैं. ठीक है, सो अगर एक्स का प्राइस डिक्रीज हो गया है तो एक्स की मोर यूनिट्स कैन बी परचेज. ओके, सो द बजट लाइन विल शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट बी टू बी आर. ओके, यहाँ पे बी से बी आर पे इन्होंने शिफ्ट कर दी है. दैट मीन्स ज़्यादा यूनिट्स हम एक्स कॉमोडिटी की अब खरीद पाएंगे विदाउट रिड्यूसिंग द यूनिट्स ऑफ और एनी यूनिट ऑफ कॉमोडिटी वाई. वाई का कोई भी यूनिट रिड्यूस किए बिना ही हम एक्स का जो परचेजिंग है वो बढ़ा सकते हैं. सेम एज इन केस ऑफ y, if the prices of commodity y decreases. Okay, if the prices of commodity y decreases, ठीक है, so more units of commodity y can be purchased in the same amount. Okay, पहले जितना y के ऊपर खर्च कर रहे थे उतना ही अब भी खर्च कर रहे हैं. सपोज 100 रुपीज़. ओके, and in that 100 rupees or with that 100 rupees previously we were able to buy 10 units of commodity y. Okay, 10 units of commodity y. Now the price has decreased for commodity y. अगर commodity y का price decrease हो गया है, so with this 100 only we will be able to buy 15 units of. Now we are buying 15 units of y commodity because the price per unit has decreased for the y commodity. Okay, so अमाउंट उतना ही स्पेंड कर रहे हैं 100 रुपीज़, पहले भी उतना ही कर रहे थे 10 यूनिट्स परचेज करने के लिए. ठीक है, इन दैट केस सपोज 10 रुपये पर यूनिट प्राइस रहा होगा, सो हम 10 यूनिट्स 100 रुपीज़ में खरीद पा रहे थे. आज हम 15 यूनिट्स खरीद पा रहे हैं उन्हीं 100 में. ओके, सो प्राइस ऑब्वियसली प्राइस वुड हैव रिड्यूस्ड. ओके, प्राइस जो है 10 की बजाय वो 8 या 7 पॉइंट समथिंग पर यूनिट हो गया है. ठीक है, तो इन दैट केस वी आर एबल टू बाय 15 यूनिट्स ऑफ वाई कॉमोडिटी. ओके, तो 15 मीन्स 5 यूनिट्स वाई कॉमोडिटी की इंक्रीज़ कर दी हैं. बट दूसरी तरफ भी हम कंपेयर करेंगे कि एक्स की तो हमने डिक्रीज़ नहीं की है कहीं. ओके, सो विदाउट रिड्यूसिंग एक्स, एक्स पहले भी बी यूनिट्स पे था. ठीक है, उतनी ही क्वांटिटी और अभी भी उतनी पे ही है. ठीक है, तो एक्स का कंजम्पशन घटाए बिना ही, रिड्यूस किए बिना ही हमने वाई का जो कंजम्पशन है इंक्रीज़ कर दिया. हाउ इज़ दैट हैपेंड? ओके, कैसे, मतलब बी का कंजम्पशन, सॉरी एक्स कॉमोडिटी का कंजम्पशन घटाए बिना ही क्यों हुआ? क्योंकि कॉमोडिटी वाई का जो प्राइस था, प्राइस पर यूनिट, वो डिक्रीज हो गया था. ठीक है, सो विदाउट रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ एक्स कॉमोडिटी वी आर एबल टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वाई कॉमोडिटी जस्ट बिकॉज ऑफ अ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ वाई कॉमोडिटी. ओके, पर यूनिट प्राइस रिड्यूस हो गया है. ओके, नाउ इसका ऑपोजिट है. अभी हमने रिड्यूस किया था प्राइस, हम बढ़ा भी सकते, मीन्स प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है. ओके, प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगी. ओके, सो उस कमोडिटी का ही कंजम्पशन रिड्यूस होगा जिसका प्राइस इंक्रीज हुआ है. फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट केस द प्राइसेस फॉर कमोडिटी एक्स आर राइजिंग. ओके, सो पी एक्स हैज़ राइजन by whatever unit you can say. So consumption of X commodity has decreased or reduced from B to BL. Okay, तो ये right word inside shift हो गई, left word sorry. Okay, not right word, left word shift sorry rotate हो गया है. shift नहीं हुआ है, shift होता तो दोनों का ही consumption कम होता. यहाँ पे rotate हुआ है, Y के consumption के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा because prices सिर्फ X commodity के लिए ही change हुए हैं. Okay, in that other case prices for Y commodity has
increased, so the consumption of Y commodity will decrease, okay, without changing the consumption of X commodity, okay. So opposite cases हम देख सकते हैं. Next one, the point of consumers equilibrium. How do we find out the consumers equilibrium with the help of indifference curve? So we'll use the formula MRS, okay, marginal rate of substitution का formula हम use करेंगे. So with the help of MRS we can find out the point of equilibrium with the help of indifference curve, okay. So what is the basic point? The basic point is with the help of price line, okay, or budget line you can say, and indifference curve, okay. Indifference curve के पीछे logic क्या है? MRS, declining MRS is the logic behind the convexity of IC. हम पहले पढ़े हैं कि IC convex क्यों होती है? Because MRS decline होता है, marginal rate of substitution decline होता है. Why? So because if the consumer, basic सा logic, if the consumer increases or starts increasing the consumption of a commodity, say for example X का consumption बढ़ा रहा है, so after a certain point, okay, बढ़ाएगा कब? जब Y का कम कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी इनकम कांस्टेंट है, ठीक है. तो अगर X का बढ़ा रहा है तो ये बेसिक सा लॉजिक हमने पढ़ा था कि Y का उसको घटाना पड़ेगा क्योंकि इनकम फिक्स है, ठीक है. So after a certain point, the consumer will be willing to sacrifice less and less of Y to gain more of X commodity, okay. X का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए Y का वो कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहता है, बिकॉज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. जिसका कंजम्पशन ज़्यादा करता है उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाती है, ठीक है. सो एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो एक्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, वो कम होती जाएगी, ओके. एंड इसका कंजम्पशन घट रहा है तो इसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, तो इसको कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा क्योंकि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है एक्स से, ओके. सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ convexity of IC, okay. So the point where budget line will be tangent to IC, okay. अगर ग्राफिकली अगर हमने देखना है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, so the point of equilibrium will be there where the budget line will be tangent to IC, okay. IC के जहाँ पे tangent होगी, जहाँ पे उसको छू रही होगी, ठीक है, जिस पॉइंट पे, वही हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, ओके. एंड algebraically कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो algebraically we will use the formula that is MRS XY, okay. That is also the slope of IC. स्लोप ऑफ आईसी भी MRS XY के ऊपर डिपेंड करता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ओके. इसी वजह से इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, ओके. दैट मीन्स क्या बताता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन? एक का डाउनवर्ड स्लोपिंग आईसी कर्व जो बताता है वही MRS XY बताता है. सो डाउनवर्ड स्लोपिंग आईसी कर्व क्या बताता है, या फिर MRS XY मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई क्या, सॉरी, फॉर एक्स एंड वाई क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट if the consumer do wants to increase the consumption of a commodity, okay. If the consumer do want if consumers do want to increase the consumption of a commodity, they have to reduce the consumption of other, okay. उनको दूसरी commodity के consumption को घटाना पड़ेगा ही पड़ेगा, okay. So that is MRS, okay. ये marginal rate of substitution है और यही slope of IC determine करता है. MRS ही slope of IC determine करता है, okay. And हमें पता है slope of IC जो है downward होता है, clear. Next one is budget line. Budget line हम कैसे calculate करते हैं? Budget line is the ratio of prices of या प्राइस पर यूनिट ऑफ टू गुड्स, ओके. दोनों गुड्स के प्राइस पर यूनिट का रेशियो है हमारा प्राइस लाइन, दैट इज पी एक्स अपॉन पी वाई, ओके. द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ बोथ द कॉमोडिटीज पी एक्स अपॉन पी वाई, ओके. So at the point where MRS XY will be equal to the ratio of prices, okay, that point will be the point of equilibrium, जहाँ पे MRS और पी एक्स अपॉन पी वाई की वैल्यू सेम होगी, ठीक है. MRS क्या है? MRS इज द स्लोप ऑफ आईसी, स्लोप ऑफ आईसी. एंड स्लोप ऑफ आईसी क्या है? स्लोप ऑफ आईसी है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ओके. हम पीछे पढ़े थे. MRS is slope of IC and slope of IC is delta y upon delta x, okay. That is delta y upon delta x, clear. So delta y upon delta x is equals to px upon py, clear. That will be the point of equilibrium, okay. This is how delta y upon delta x is equals to px upon py, okay. This will be the point of equilibrium. Again another condition is added here, that is at the point of equilibrium the IC should be convex, okay. That means point of equilibrium पे IC convex होगा,
ओके, वो कनकेव नहीं होना चाहिए पॉइंट ऑफ ओरिजिन के। ओके, दो कंडीशंस हम याद रखेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पे एम आर एस एक्स वाई पी एक्स अपॉन पी वाई के, दैट मीन्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई, एंड सेकेंड वन इज IC should be convex to the point of origin where और at the point of equilibrium। ओके, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे IC जो है कन्वेक्स होना चाहिए पॉइंट ऑफ ओरिजिन के। ओके, सो दीज आर द टू कंडीशंस। ओके, ग्राफिकली हमने देख लिया है कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन एंड IC। ओके, कहाँ पे, जहाँ पे बजट लाइन IC को टेंजेंट होगा, ठीक है, वहीं पे हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। सो एट पॉइंट E द बजट लाइन इज टेंजेंट टू IC। ओके, और यहाँ पे IC कन्वेक्स भी है पॉइंट ऑफ ओरिजिन के। ओके, सो दोनों कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है, तो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट वन, द रैशनल बिहाइंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, अब रीजन मीन्स एक लॉजिक क्या है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमने पढ़ी, दैट इज एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ओके, स्लोप ऑफ आई सी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन क्यों होना चाहिए। ओके, स्लोप ऑफ आई सी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन क्यों, या फिर आई सी and price line are tangent to each other। okay, price line और budget line should be tangent to IC at the point of equilibrium। okay, इनके पीछे लॉजिक क्या है, the logic is explained by the indifference map। okay, indifference map अगर हम लेते हैं, that means the group of indifference curves we have drawn। okay, so with the help of the indifference curves, okay, this is the budget line and different indifference curves we are taking। so the condition is the बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू आईसी, बजट लाइन आईसी की टेंजेंट होनी चाहिए, वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। तो अकॉर्डिंगली इस पॉइंट ई पे टेंजेंट है, पॉइंट एफ एंड पॉइंट जी पे इंटरसेक्शन, मीन्स इंटरसेक्शन हो रहा है बजट लाइन और आईसी का। ठीक है, पॉइंट एफ एंड पॉइंट जी आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, बट पॉइंट इज टेंजेंट। ओके, पॉइंट ई पे टेंजेंट है, एफ एंड जी पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो रीज़न क्या है इनके पीछे कि ये तीनों है तो इक्वल, एफ पे, पॉइंट एफ पे भी आई सी बजट लाइन के इक्वल है, पॉइंट ई पे भी इक्वल है और पॉइंट जी पे भी इक्वल ही है। ठीक है, सो वाई वाई इज द पॉइंट ई only considered as the point of equilibrium, why f and g are not? Okay, reason being we have used some conditions or some assumptions like higher IC gives higher level of satisfaction. Okay, higher IC gives higher level of satisfaction. Okay, so point F, at point F the combination which is being consumed by the consumer, good X and good Y। okay, जो point F है उसके ऊपर जो कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, वो उतना ज़्यादा कंजम्पशन उनको नहीं दे पा रहा है, बिकॉज we can say the higher IC gives higher level of satisfaction। okay, at point E, okay, point E पे वो maximum possible combination वो attain कर पा रहा है, पॉइंट जी पे भी सेम लोअर सेटिस्फेक्शन है, लोअर यूटिलिटी है उनके पास। ठीक है, इसलिए भी पॉइंट जी नहीं होगा। ठीक है, क्या पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, बट IC 3 पे हम किसी को भी अचीव नहीं कर सकते, सिंपली बेसिकली जो पॉइंट एफ एंड जी है, if we talk about point F and G, both points lie on IC1। okay, they are lying on IC1 in difference curve 1। okay, now put the property higher IC gives higher level of satisfaction। okay, higher IC gives higher level of satisfaction। okay, ये प्रॉपर्टी यूज होगी पॉइंट F और G को रॉन्ग प्रूव करने के लिए कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है बिकॉज we know that higher IC gives higher level of satisfaction। okay, so higher IC2 is higher than IC1। okay, at a position which is higher than IC1, IC2 is at a position which is higher than IC1। okay, so basically or definitely any point at IC2 will give greater satisfaction to the consumer than any point at IC1। okay, IC1 पे कोई भी point कम सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा IC2 के कंपैरेटिवली, या फिर कंपैरेटिवली IC2 पे कोई भी पॉइंट ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पुट करी एफ और जी को प्रूव करने के लिए। नाउ वी हैव शिफ्टेड टू IC2, नाउ वी हैव शिफ्टेड टू द एनी पॉइंट एट IC2। ओके,
सो एनी पॉइंट एट IC2 से F के पैरेलल अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे लाइक Q, पॉइंट Q वी आर टेकिंग, ओके, but at point Q, according to budget line, it is not feasible. Okay, it is not tangent to IC at point Q. Budget line is not tangent to IC2 at point Q. Point Q पे budget line IC को tangent नहीं है, touch नहीं कर रही है. So this point, according to budget line, this point is not feasible. Okay, feasible ही नहीं है point Q. Okay. The only point E is feasible or attainable according to this budget line, okay, and which is at IC2, okay, IC2 पे अकेला point E है जो कि feasible है according to this budget line, okay, G के parallel भी कोई point नहीं है जो attainable हो, okay, so ऐसा कोई combination हम consume नहीं कर सकते हैं, so only point E is taken as a point of equilibrium, okay. Now if we again put the property that higher IC gives higher level of satisfaction, so any point at IC3 would definitely give higher satisfaction than IC2, okay. If we again use the property of higher IC gives higher level of satisfaction, so definitely IC3 would be giving, or any point at IC3 would be giving higher satisfaction than any point at IC2, okay. But according to this price line or budget line, does any point feasible at IC3? नो, ओके, इस बजट लाइन के अकॉर्डिंग कोई भी पॉइंट IC3 का अटेनेबल है ही नहीं, फिजिबल है ही नहीं, ठीक है, तो हम IC3 पे तो लाई कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे कोई सेटिस्फेक्शन लेवल की क्वेश्चन ही नहीं होता, यहाँ पे हम लाई ही नहीं कर सकते हैं बिकॉज इतना बजट ही नहीं है उस कॉम्बिनेशन को खरीदने के लिए, सो IC3 का कोई पॉइंट नहीं है, सो IC1 और IC2 में ही हमने कंपेयर किया, सो प्रॉपर्टी पुट कर दी कि हायर IC वुड गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सो IC2 पे कोई भी पॉइंट ऑब्वियसली IC1 के किसी भी पॉइंट से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा, सो F एंड G एक तो कंडीशन फुलफिल नहीं करते, टेंजेंट होना चाहिए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, अब लॉजिकली देखा जाए तो है तो इक्वल, पॉइंट F पे, E पे और G पे सेम बजट लाइन के पॉइंट हैं, ठीक है, तो IC और बजट लाइन दोनों इक्वल हैं तीनों पॉइंट्स पे, फिर क्यों नहीं है इक्विलिब्रियम, तो वहाँ पे हम प्रॉपर्टी पुट कर देंगे हायर लेवल ऑफ हायर IC वुड गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ओके, सो IC2 एनी पॉइंट एट IC2 वुड बी गिविंग हायर सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट देगा ज़्यादा तो पॉइंट E ही क्यों इक्विलिब्रियम है, तो हमने F एंड G के पैरेलल कुछ पॉइंट्स ले लिए Q एंड P, ओके, सो ये Q एंड P टेक्निकली अटेनेबल नहीं है बजट लाइन के अकॉर्डिंग, तो Q एंड P पे नहीं हो सकता अकेला, ओनली जो E point है that will be the point of equilibrium, okay. Next condition is IC should be convex to the point of origin at the stage or state of equilibrium, okay, जहाँ पे equilibrium है वहाँ पे IC should be convex to the point of origin, IC को convex ही होना है वहाँ पे, ठीक है। सो हमने कुछ एक बजट लाइन के अकॉर्डिंग कुछ IC इंडिफरेंस कर्व्स ड्रॉ किए जो कि कन्वेक्स एंड कनकेव हैं, ओके। So we have the point F, E and G, okay, point F, E and G, clear. So we are saying IC should be convex at the point of equilibrium, IC जो है convex होना चाहिए, तो हमारे इस point में भी ये prove हो रहा था कि IC convex ही है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको दिखाया है point E पे, okay. So accordingly point, अगर इस डायग्राम को हम देखते हैं पिछले वाले को, तो point E पे equilibrium है क्योंकि यहाँ पे convex है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम यहाँ पे पॉइंट E इक्विलिब्रियम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो IC1 दिखा रहा है, IC1 इज देर आर 3 ICs, डिफरेंट ICs हैं, इसी का बाइफर्केशन नहीं है, इस डायग्राम का बाइफर्केशन नहीं है, दिस डायग्राम इज डिफरेंट एंड वी आर टेकिंग 3 डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स, one is IC1 that is concave to the point of origin, okay, and 2 other ICs are there, IC2 and IC3 which are कन्वेक्स, ओके, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के कन्वेक्स हैं, ओके, सो कंडीशन क्या है कि IC शुड बी कन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एट equilibrium, okay. So if we use point E where budget line is tangent to IC, okay, at point E budget line is tangent to IC, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रहा है, लेकिन सेकंड कंडीशन जो कि कन्वेक्सिटी का प्रिंसिपल मांगती है वो फुलफिल नहीं हो रही है, एट दिस पॉइंट E the IC is not convex to the point of origin, by observation we can easily find out that at point E it is not convex, okay, ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल गया, तो दैट मीन्स वी कैन डिनाई दैट पॉइंट E is not the point of equilibrium, okay, ये point of equilibrium नहीं है, so
IC2 or IC3 at any point of like F and G, okay, at IC2 and IC3 they could be the points of equilibrium, okay. पॉइंट E इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि बेसिकली ये कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, या फिर MRS यू कैन से MRS, ठीक है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। अगर वो कनकेव है तो फॉलो नहीं हो रहा है। तो कनकेविटी प्रिंसिपल क्या कहता है, मोर एंड मोर हैज़ टू बी सेक्रीफाइस टू गेन वन। कनकेविटी कहता है एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए दूसरे की ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। लेकिन कन्वेक्सिटी इसका ऑपोजिट है। कन्वेक्सिटी कहता है, ठीक है, कंज्यूमर कम से कम सेक्रीफाइस करता जाएगा। टू गेन मोर ऑफ ए कमोडिटी और मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी द कंज्यूमर वुड बी विलिंग to sacrifice less and less, or consumer would be sacrificing less and less units, okay, that is convexity। तो concave और convexity अलग अलग है, ठीक है। तो concavity principle यहाँ पे follow हो रहा है IC1 पे, so it is not the point of equilibrium, okay। so दोनों conditions को हमने यहाँ पे logically prove किया कि law of diminishing marginal utility follow नहीं हुआ अगर वो concave है तो, ठीक है। so point E is not the point of equilibrium basically। अगर हमें यहाँ बताना है कि क्यों कन्वेक्स होना चाहिए तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज बेसिक कंडीशन तो है ही कि इट शुड बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओके। नाउ सम क्वेश्चंस आर देयर, सी हाउ विल द कंज्यूमर मूव अलोंग हिज IC इन अ सिचुएशन व्हेन MRS इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY। कंज्यूमर IC पे कैसे मूव करेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर MRS ज़्यादा है, MRS इज डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, ओके, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X MRS XY है, इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY, इन दोनों का रेशियो, ठीक है, इन दोनों का रेशियो ज़्यादा है इन दोनों के रेशियो से, ठीक है। तो कंज्यूमर विल मीन्स डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ओके, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ज़्यादा कब आएगा, जब हमारा डेल्टा वाई दैट मीन्स न्यूमरेटर का वैल्यू ज़्यादा है देन डिनोमिनेटर, ओके, न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तभी हमारी वैल्यू हाई आएगी, ठीक है, इस प्रोपोर्शन का वैल्यू हाई आएगा, ओके। सो हमें कंजम्पशन किसका बढ़ाना है, एक्स का, ठीक है। तो एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज होता जाएगा, ओके, और न्यूमरेटर कम हो रहा है, ठीक है, MRS की वजह से, क्योंकि सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम। तो डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा न्यूमरेटर के मुकाबले, तो जो वैल्यू है प्रोपोर्शन की वो कम होती जाएगी एंड दैट विल बिकम इक्वल टू एट एनी पॉइंट दैट विल बिकम इक्वल टू PX अपॉन PY, वो PX अपॉन PY के इक्वल हो जाएगी। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कर लें कि हमारे XY इज लेस देन PX अपॉन PY, ठीक है, तो उस केस में हम IC पे ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, Y का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे XY कम है, दैट मीन्स डेल्टा वाई कम है, ठीक है। तो वाई का कंजम्पशन हम बढ़ा देंगे क्योंकि हमें न्यूमरेटर इंक्रीज करना है, ओके। सो बेसिकली ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करेगा कंज्यूमर अगर ये सिचुएशन या कंडीशन हमें गिवन है, ओके। सो अकॉर्डिंगली कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर कंप्लीट है।